तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में ऐसे क्या एडवांसेस हुए हैं जिससे ये प्रोसीजर काफी ज्यादा सेफ और ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये कारण है कि जब भी लोग मेरे पास आते हैं उनका एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग करवाने के लिए, तो उनकी उम्मीद रहती है कि मैं ऐसा प्रोसीजर, ऐसा ऑपरेशन करूं जो काफ़ी सक्सेसफुल हो और साथ ही साथ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ भी हो। और ये तभी संभव है जब मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करूं। क्योंकि लोगों का जो आइडिया है एंजियोप्लास्टी के बारे में वो सिर्फ यही तक रिस्ट्रिक्टेड है कि एक बलून होता है जिससे उस ब्लॉकेज को ओपन करते हैं और फिर स्टेंट लगा देते हैं। इसके आगे की जानकारी मैक्सिमम लोगों को नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके अलावा भी जो इक्विपमेंट इस्तेमाल में आते हैं ब्लॉकेज को खोलने में, जो लेटेस्ट उसमें टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो गए हैं, वो सब भी आप लोगों को पता चले, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। याद रखिए, ये जिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की मैं बातें कर रहा हूँ, ये एंजियोप्लास्टी का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको ज़्यादा इजी और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ एंजियोप्लास्टी का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बार लोगों को ये लगता है कि चलो ये नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका वीडियो आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर हुआ है, तो उसको लगता है कि अब एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिससे ब्लॉकेज को खींच के निकाल लिया जाता है, जिससे ब्लॉकेज को बर्न करके इवेपोरेट कर दिया जाता है, ये अब नई टेक्निक है और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं ब्लॉकेज को निकालने से जो संबंधित होती है, मोस्टली ये एंजियोप्लास्टी का जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, उसके बीच के जो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ जो डिफ़िकल्ट स्टेप्स होते हैं, उनको ईजी करने के लिए, उनको सेफ करने के लिए बनी हुई होती है। तो ये टेक्नोलॉजीज एंजियोप्लास्टी के पूरे प्रोसीजर का एक पार्ट होती है, ना कि एंजियोप्लास्टी को रिप्लेसमेंट। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में। सबसे पहला, इसका नाम है थ्रोम्बस एस्पिरेशन कैथेटर। देखिए, ये थोड़ा रिलेटिवली पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी काफ़ी इसका यूज़ होता है। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा, लोगों को बलून और स्टेंट्स के आगे का पता ही नहीं है। ये जो थ्रोम्बस एस्पिरेशन कैथेटर होता है, इसका बेसिकली ये काम होता है कि जो थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट है ब्लॉकेज की जगह पे, इसको सक्शन करके ये निकाल लेता है। याद रखिए, ये सिर्फ क्लॉट को सक्शन करके निकालता है। वहाँ का जो फिक्स्ड ब्लॉकेज वाला पार्ट है, जिसमें फैट होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें फाइब्रिन या फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, ये उसको, या कैल्शियम होता है, ये उसको हटाने का काम नहीं करता है। लेकिन जो क्लॉट वाला पार्ट है उसको साफ कर लेता है। दूसरा, स्पेशल वायर्स। देखिए, जब भी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वो जो ब्लॉकेज की जगह है ना, वहाँ पर हमें अपना बलून, स्टेंट्स, ये सब पहुँचाने के लिए एक गाइडिंग प्लेटफॉर्म लगता है। ये होते हैं वो वायर्स। ब्लॉकेज की जगह पे पहले हाथ से या जांघ से, जहाँ से भी एंजियोप्लास्टी की जा रही है, वहाँ से एक वायर डाला जाता है जो उस ब्लॉकेज को क्रॉस करता है, और उसके क्रॉस करने के बाद उस पर बलून, स्टेंट्स, ये सब सरका के उस जगह तक पहुँचाए जाते हैं। पहले जो वायर्स होते थे वो थोड़े सॉफ्ट होते थे, जनरल यूज़ वायर होते थे, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टीज होने लगी तो ज़्यादा हमें हार्ड, ज़्यादा प्रॉपर शेप वाले, ज़्यादा टिप लोड वाले वायर्स लगने लगे। और उस ज़रूरत के हिसाब से आज के तारीख में सैकड़ों अच्छी और नई टेक्नोलॉजी वाले वायर्स अवेलेबल है जो कि ब्लॉकेज को क्रॉस करना आसान बनाते हैं। तीसरी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो स्पेशल बलून्स। अब ये स्पेशल बलून्स की ज़रूरत क्यों होती है कि नॉर्मली जो बलून्स होते हैं वो ब्लॉकेज को तो खोल देते हैं, जो सॉफ्ट ब्लॉकेज होते हैं, लेकिन कभी कभी ब्लॉकेजेस काफ़ी हार्ड होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू होता है या बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो सकता है। तो ये जो बलून है उसको ऐसे टफ ब्लॉकेजेस को खोलने का काम करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कटिंग बलून एंड स्कोरिंग बलून। ये बेसिकली जो कड़क ब्लॉकेज है, जो कैल्सिफाइड या फाइब्रस ब्लॉकेज है, उसमें एक स्पेशल छोटे से कट्स लगाते हैं जिससे उनको ओपन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये हो गए स्पेशल बलून्स। अगली टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा वो है लेज़र। ये जो लेज़र के जो वेव्स या रेज इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ शेयर होते हुए वीडियोस में ऐसा दिखाया जाता है कि वो पूरे ब्लॉकेज को गायब कर देते हैं। ऐसा नहीं है। ये बेसिकली अगर कोई ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हार्ड या कड़क हो गया है तो उसको सॉफ्ट करने का काम करते हैं। तो लेज़र एक बार जब वो कड़क ब्लॉकेज को, हार्ड ब्लॉकेज को सॉफ्ट कर दे, तब हमारे बलून्स और स्टेंट वहाँ पहुँचाना आसान हो जाता है। तो लेज़र एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि उसको करना ज़्यादा आसान बनाता है। नेक्स्ट बात करूँगा मैं 3 एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की। ये टेक्नोलॉजीज़ है
रोटाब्लेशन, ऑर्बिटल एथेरेक्टमी और तीसरा होता है इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी या IVL। ये तीनों ही जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये अगर किसी ब्लॉकेज में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा कड़क, इतना हार्ड हो गया है, इतना हार्ड हो गया है कि उसमें से हम बलून या स्टेंट कुछ भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो थेरेपीज़ है, कैल्शियम मॉडिफाइंग थेरेपीज़ इस्तेमाल में आती हैं। अभी किसमें रोटाब्लेशन इस्तेमाल करना या ऑर्बिटल एथेरेक्टमी इस्तेमाल करना या IVL इस्तेमाल करना, ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज में जो कैल्शियम है वो एग्जैक्टली है किधर, ब्लॉकेज के कौन से पार्ट में, या जो हार्ट की हमारी नस है जिस पॉइंट पे ब्लॉकेज है वहाँ पे किस लेयर में कैल्शियम जमा हुआ है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम इनमें से एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ वहाँ के कैल्शियम को क्रैक कर देती है, तो वो ब्लॉकेज वाला एरिया जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ओपन होने लायक हो जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ पर स्टेंट या बलून पहुँचाया जा सकता है। और फाइनली मैं बात करूँगा स्टेंट्स के बारे में। अभी स्टेंट्स के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन याद रखिए पिछले कुछ दशकों में ओवर द ईयर्स ये स्टेंट के जो बनावट है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस आ गए हैं, और इस एडवांसेस की वजह से ये स्टेंट को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज में प्लेस करना, ओपन करना, उसको फिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गया है। और इसीलिए जब भी एंजियोप्लास्टी की जाती है मैं हमेशा ये ध्यान देता हूँ कि पेशेंट को जो लेटेस्ट जनरेशन का स्टेंट है, जो सबसे एडवांस स्टेंट है, उसी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन के स्टेंट सिर्फ वहाँ जाके प्रॉपरली बैठते ही नहीं है, बल्कि इन द लॉन्ग टर्म उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक वो ओपन रह सकते हैं। दूसरा एक स्टेंट से रिलेटेड एक जो एडवांस्ड इक्विपमेंट आया है वो होते हैं बायो एब्जॉर्बेबल स्कैफोल्ड्स। अभी ये उस तरह के स्टेंट होते हैं जो एक बार फिट करने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ महीनों सालों के बाद वहाँ से पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इनिशियली जब ये स्टेंट्स आए थे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आए थे, और लोगों को ब्लॉकेजेस या ब्लड क्लॉट से वो एरिया ब्लॉक होने का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, तब ये बंद कर दिए गए थे। लेकिन अभी उस टेक्नोलॉजी में कुछ बदल करके वापस ये स्टेंट्स आ रहे हैं, और इस बार उस तरह का जो प्रॉब्लम है वो इतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है। तो ये हो गए एडवांसेस रिलेटेड टू स्टेंट्स। तो फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग से रिलेटेड ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, सेवरल डेकेड्स काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस आ गए हैं। उसकी वजह से ये प्रोसीजर पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गया है, इतना सक्सेसफुल हो गया है कि अब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन जिसमें कई सालों पहले बाईपास करने के अलावा कोई चारा नहीं था, ऐसे सिचुएशंस में भी आज की तारीख में बिना छाती को खोले एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की जा सकती है। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है लेकिन आप एक सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करके या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन के लिए। मैं डिटेल में आपके सारे रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय में आपके लिए अगला सही कदम क्या रहेगा।